वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 7 जनवरी 2024 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है कदम्ब शिलालेख के बारे में। तो देखते हैं। अभी हाल ही में दक्षिणी गोवा के काकोडा में महादेव मंदिर में कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया है। ये शिलालेख है, यही खोजा गया है, अभी हाल ही में खोजा गया है, तभी ये चर्चा में है। तो आइए देख लेते हैं कदम्ब शिलालेख के बारे में। ये कन्नड़ और संस्कृत में लिखा है इसमें, और इस शिलालेख को शुभ शब्द स्वस्ति श्री के साथ खुलता है। इसमें दर्ज है कि जब तलारा नेवैया मंडला का प्रशासन कर रहे थे, तब उनके बेटे गुड़ैया ने गोवा के बंदरगाह के गोपुर पर कब्जा करने के अपने पिता की इच्छा को पूरा करने की शपथ ली थी, और उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के बाद करने के लिए लड़े और वो मारे गए। बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ये रिकॉर्ड एक विलाप कर रहे पिता के मुंह से अपने बेटे की मौत पर मुखर बयान के रूप में बनाया गया है। मतलब उनके यही इस पे साक्ष्य मिलते हैं। यह उसी काल के जयसिम्हा प्रथम के तलंगरे शिलालेख की साहित्यिक शैली में है। गोवा के कदम्बों के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो गोवा के कदम्ब कल्याणी के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। चालुक्य सम्राट तैलब द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंकने में मदद करने के लिए कदम्ब शास्ता देव को गोवा का जो महामंडलेश्वर नियुक्त किया था। कदम्ब शास्त्र देव ने 960 ईस्वी में शिलालेखों से चंदवारा शहर पर विजय प्राप्त की। बाद में उन्होंने गोपकपट्टनम, जो वर्तमान में गोवा है, इसको पहले गोपकपट्टनम बोलते थे, गोवा का प्राचीन नाम है ये, इसके बंदरगाह पर विजय प्राप्त की। देख लेते हैं इतिहास में शिलालेख क्या होते हैं। तो शिलालेख एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत के रूप में पत्थर, धातु या कुछ सामग्रियां होती हैं जो लिखे हुए, जिसपे कुछ लिखा हुआ हो, जो लिखे हुए लेख कहलाते हैं। ये प्रारंभिक राजाओं, उनके राजाओं के अस्तित्व, उनकी गतिविधियां, जो मतलब उस समय क्या क्या होता था, और उनके मूल्यवान ऐतिहासिक साक्ष्य होते हैं। बाकी इतने दिन की साक्ष्य लिपि वगैरह तो मिलेगी नहीं, इसलिए शिलालेख पत्थरों, स्तंभों और अन्य धातुओं पर लिखी गई जानकारी होती है, जैसे अशोका के मतलब मिलते हैं शिलालेख। हमारा अगला आर्टिकल है तंजावुर गुड़िया के बारे में। तो इसको भी जीआई टैग दिया गया है, इसलिए चर्चा में है। तो आइए देखते हैं। तंजावुर गुड़िया को श्रमिकों की गंभीर कमी और मिट्टी की कमी के अलावा इलेक्ट्रिक जो खिलौनों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग अब इलेक्ट्रिक खिलौने खरीद रहे हैं और जो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, तो इनको दिक्कत आ रही है इससे, तभी ये चर्चा में है। तो इस शिल्प को 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठा शासक राजा सरफोजी द्वारा तंजावुर लाया गया था। तमिल भाषा में इसे तंजावुर थलयत्ती बोम्मई कहा जाता है, ध्यान रखना। तंजावुर गुड़िया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक तो ये बावल हेड संस्करण है और दूसरी झुकी हुई गुड़िया संस्करण है। इसमें उपयोग में सामग्री कौन कौन सी यूज होती है। तो इस गुड़िया में निर्माता शरीर के लिए पपियर, मैचे, प्लास्टर ऑफ पेरिस और अन्य सामग्रियों का उपयोग करते हैं। इस गुड़िया के आसन बनाने के लिए बंदलमन यानी पानी की तेज धाराओं द्वारा जमा की गई महीन गाद होती है, उसका प्रयोग करते हैं। और कालीमन, इसमें नदी के किनारे की जो चिकनी मिट्टी होती है, इसको कालीमन बोलते हैं। इसको गांव में हमारे काली चिक्का मिट्टी भी बोलते हैं, इस तरह से। और मनल, इसको ढीला समुच्चय के मिश्रण की ये आवश्यकता होती है। इन तीनों चीज़ों को मिला के बनाई जाती हैं ये। कॉपर पाउडर, सल्फेट पाउडर को, जो कॉपर सल्फेट पाउडर को कवकनाशी के रूप में इसमें मिलाया जाता है। ये सभी गुड़ियों का शरीर हल्का है और जो टेपियोका के आटे, पपियर, मैचे और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है, और ये रोटी के आटे की स्थिरता तक पकाया और गूंथा जाता है। मतलब जितना रोटी की आटे पकाई जाती है रोटी, उतनी देर तक ही पकाया और गूंथा जाता है। प्रत्येक खिलौने को रोल आउट गुड़िया के आटे को सीमेंट के साथ सांचे में दबाकर और चाक पाउडर की उदारता में छिड़क कर उन्हें आधे आधे हिस्सों में बनाया जाता है। इसी तरह से बनाया जाता है। प्रेषण के लिए पैक करने से पहले गुड़िया को सांचे के से समायोजन
तक कम से कम 7 चरणों से गुजरना पड़ता है और प्रत्येक चरण में जैसे ही चेहरे की आवश्यक विशेषताओं और पोशाक अलंकरणों को चित्रित करना एक कुशल कारीगर के ध्यान की आवश्यकता होती है। जब मतलब इनका चेहरा बनाया जाता है तो जो मेन कारीगर होता है मिस्त्री वो बनाता है। डांसिंग डॉल के 4 खंड होते हैं। इसमें हाथों सहित अलग अलग धड़के चिपके हुए होते हैं और प्रत्येक आंतरिक धातु लूप हुक की मदद से दूसरे पर संतुलन बनाते हैं जो हल्की बॉम्बिंग मूवमेंट बनाते हैं। इसे 2009 में मतलब इसे को भौगोलिक संकेतक 2009 में ही ये दिया गया था। हमारा अगला आर्टिकल है पृथ्वी विज्ञान योजना के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी और इसके महत्वपूर्ण संकेतकों की समझ को बढ़ाने के लिए पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये पृथ्वी विज्ञान योजना और इसके महत्वपूर्ण संकेतों की समझ को बढ़ाने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है। हमेशा ध्यान रखना, एक इसकी पहल है, मंत्रालय है तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है। इस व्यापक पहल का उद्देश्य मौसम, जलवायु, महासागरों और ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्रों में अनुसंधान, मॉडलिंग, सेवा वितरण महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। इसकी अवधि 21 से 26 है तथा इसके लिए 4797 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पृथ्वी योजना 5 मौजूदा उप योजनाओं का एकीकृत करती है। मतलब जो भी 5 मौजूदा योजनाएं थीं उनको सबको मिला के पृथ्वी विज्ञान योजना बना दी गई है। तो ये वायुमंडल, जलवायु अनुसंधान, मॉडलिंग, अवलोकन प्रणाली और सेवाएं, इसको ये और महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी, ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान, भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच, इन सबको मिला के पृथ्वी विज्ञान और ये पृथ्वी जो विज्ञान योजना ये बनाई गई है, इन 5 को मिला के। इस कार्यक्रम का सामूहिक उद्देश्य पृथ्वी के महत्वपूर्ण संकेतकों के बारे में समझ को बढ़ाना है और वैज्ञानिकों को ज्ञान व्यवहारिक सेवाओं को परिवर्तित करना है जिससे समाज और पर्यावरण में अर्थव्यवस्था को लाभ हो। इसके उद्देश्य देख लेते हैं। तो इसके पृथ्वी के प्राथमिक उद्देश्यों में वायुमंडल, महासागर, भूमंडल, क्रायोस्फीयर, ठोस पृथ्वी पर दीर्घकालिक अवलोकनों को बढ़ाना और उनको बनाए रखना है। ये पृथ्वी प्रणाली के महत्वपूर्ण संकेतकों और परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग और निगरानी करने में सक्षम होगा। इसके अतिरिक्त यह योजना मौसम, महासागरों और जो जलवायु खतरों के लिए पूर्वानुमानित मॉडल विकसित करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन विज्ञान की समझ को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। ये एक अन्य प्रमुख पहलू ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊंचे समुद्रों की खोज है जिसका उद्देश्य नई घटनाओं और संसाधनों की खोज करना है। यह योजना सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए समुद्री संसाधनों की खोज और टिकाऊ दोहन के लिए प्रौद्योगिकी विकास पर भी जोर देती है। पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसमें MOES के तहत संबंधित संस्थानों के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से एकीकृत तरीके से कार्यान्वित किए जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में रियल एस्टेट निकाय ने कहा है कि वाणिज्यिक और आवासीय जो अवसरों का लाभ उठाने के लिए अयोध्या में एक बिल्डर्स सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहा है। तो राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1998 में भारत सरकार के आवास एवं शहरी जो मामलों के मंत्रालय के तहत की गई थी। यह देश में रियल एस्टेट क्षेत्रों का अग्रणी उद्योग संघ है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार रियल एस्टेट उद्योग और आम जनता की उन चिंताओं को दूर करे जिससे रियल एस्टेट क्षेत्र के सामने जो आने वाली चुनौतियों का प्रभावी समाधान खोजने के लिए एक वैध मंच प्रदान करना है। इसका मिशन रियल एस्टेट उद्योग के भवन निर्माण और विपणन जो मार्केटिंग मानकों में सुधार करना है। ये राष्ट्रीय राजकोषीय नीतियों के विकास में योगदान देता है और भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसके सदस्य आवास और रियल एस्टेट विकास और वित्त और विपणन के क्षेत्र में सभी प्रमुख जो राष्ट्रीय विकासकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन हैं। इसकी संरचना देख लेते हैं। तो इसकी संगठनात्मक संरचना में राष्ट्रीय, राज्य और नगर परिषदें शामिल होती हैं। ये परिषदें सुनिश्चित करती हैं कि नीतिगत सिफारिशें
जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थितियों को सटीक रूप से दर्शाती हैं और संपूर्ण भूगोल को शामिल करती हैं या नहीं। राष्ट्रीय परिषद बृहद स्तरीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें राज्य परिषदें राज्य स्तरीय चिंताओं को संबोधित करती है और नगर परिषदें स्थानीय और जमीनी मुद्दों को से निपटती हैं। NAREDCO के मुख्य जिसे रियल एस्टेट परिषद के मुख्य संरक्षक के रूप में केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री जो भारत सरकार में कार्य करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है INS चेन्नई के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा है कि उसने अपने समुद्री गश्ती विमान P-8I और INS चेन्नई सहित अपने मिशन तैनात प्लेटफॉर्मों को शामिल करके जहाज MV लीला नॉरफॉक यानी MV नीला नॉरफॉक का अपहरण के प्रयास पर जवाब दिया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं INS चेन्नई के बारे में। ये भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। ये कोलकाता श्रेणी के स्टील्थ निर्देश मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15A का तीसरा और अंतिम जहाज है। इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा किया गया था और इसे भारतीय नौसेना में 21 नवंबर 2016 को शामिल किया गया था। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी लंबाई 163 मीटर है और इसकी चौड़ाई 17.4 मीटर है। विस्थापन इसका मतलब तो ये 7500 टन से अधिक मतलब वजन इसका ले जा सकती है ये, और अधिकतम गति इसकी 30 समुद्री मील यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 4 प्रतिवर्ती गैस टरबाइन इंजनों द्वारा संचालित है। इसमें 350 से 400 लोग सवार हो सकते हैं और ये लंबवत प्रक्षेपण और लंबी दूरी की सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाले जो मिसाइल प्रणालियों जैसे कि सुपरसोनिक ब्रह्मोस, बराक 8 जैसी लंबी दूरी से सतह मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। जहाज परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध स्थितियों में लड़ने के लिए भी सुसज्जित है ये। इसमें एक आधुनिक निगरानी रडार भी लगा हुआ है जो जहाज के बंदूकी हथियार प्रणालियों को लक्षित डेटा प्रदान करता है। जहाज की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताएं स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट लॉन्चर और टॉर्पीडो लॉन्चरों द्वारा प्रदान की जाती है। हमारा अगला आर्टिकल है NHPC लिमिटेड के बारे में। तो NHPC लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं। NHPC ने गुजरात में एक छोटा उदयपुर में 750 मेगावाट कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में 4,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए प्रारंभिक समझौता किया है, तब ये चर्चा में है। तो NHPC लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं। पहले इसे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन विद्युत मंत्रालय के तहत भारत सरकार का ये मिनी रत्न श्रेणीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसे देश में जल विद्युत ऊर्जा विकसित करने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत 1975 में शामिल किया गया था। 15,000 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ NHPC जल विद्युत विकास के लिए देश का एक प्रमुख संगठन है। इस कंपनी को भारत और विदेश में पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से सभी पहलुओं में बिजली के एकीकृत और कुशल विकास योजना बनाने, बढ़ावा देने और व्यवस्थित करने के लिए दायित्व सौंपा गया है। NHPC का मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। ये दिल्ली सटा हुआ है, फरीदाबाद हरियाणा यहीं पे है। NHPC के मुख्य कार्यों में शामिल है तो इसमें जल विद्युत परियोजना की योजना, निष्पादन, संचालन और रखरखाव करना, जलवायु परियोजनाओं के लिए नई साइटों की खोज करना और जल विद्युत परियोजनाओं का विकास करना, जल विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास भी करना, ये इसके कार्य हैं। दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों के माध्यम से ये राज्यों एवं सरकारों, निजी वितरण कंपनियों के स्वामित्व वाली उपयोगिताओं को थोक आधार पर बिजली बेचता है। ये व्यावसायिक संचालन भी करता है जिसमें देश में पवन और ज्वारीय लहर परियोजनाओं की योजना बनाना शामिल है। इसमें निर्माण विकास के चरणों को विभिन्न परियोजनाओं में इसकी रुचि है। हमारा अगला आर्टिकल है फोटो कैटलिस्ट के बारे में। तो आइए देख लेते हैं, फोटो कैटलिस्ट के बारे में देखते हैं। ये IISER भोपाल के शोधकर्ताओं ने अभी हाल ही में UCPOP-AU नामक एक नया फोटो कैटलिस्ट विकसित किया है जो प्रकाश के पूरे स्पेक्ट्रम को अवशोषित करता है, जिससे ये रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक बन सकता है। जैसे इसमें दिखाया गया है
ये कि जो ये प्रकाश आ रहा है तो यहाँ पे जब प्रकाश गिरेगा तो इस सारा प्रकाश को ये अवशोषित कर लेगा, फोटो कैटलिस्ट, इस तरह से। अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं। फोटो कैटलिस्ट शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें फोटो और फोटान से संबंधित और उत्प्रेरक जो अपनी उपस्थिति में प्रतिक्रिया दर को बदलने वाला पदार्थ होता है। इसलिए फोटो कैटलिस्ट ऐसी सामग्रियां हैं जो प्रकाश के संपर्क में आने पर रासायनिक प्रतिक्रिया में दर को बदल देती है। इस घटना को फोटो कैटलिस्ट के रूप में जाना जाता है। उत्प्रेरक की रोशनी से मुक्त आवेश, इलेक्ट्रॉन और छिद्र उत्पन्न होते हैं जो रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग ले सकते हैं, जिससे प्रतिक्रिया दर बदल जाती है। फोटो कैटलिस्ट में प्रकाश और चालक जो का उपयोग करके उसमें होने वाली प्रक्रियाओं में शामिल सभी फोटो कैटलिस्ट मूलतः अर्धचालक होते हैं। ध्यान रखना, ये ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है, सभी फोटो कैटलिस्ट अर्धचालक होते हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा इस तरह से अगर आएगा। ऐसी विभिन्न सामग्रियां हैं जो फोटो कैटलिस्ट क्षमता दिखाती हैं और टाइटेनियम ऑक्साइड को सबसे प्रभावी माना जाता है। अभिकारकों की भौतिक अवस्था की उपस्थिति के कारण फोटो कैटलिस्ट प्रक्रियाओं के दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें सजातीय फोटो कैटलिस्ट जब अर्धचालक और अभिकारक दोनों एक ही चरण में होते हैं, यानी गैस, ठोस और तरल, तो ये सजातीय फोटो कैटलिस्ट होते हैं। इसमें अब विषम फोटो कैटलिस्ट जब अर्धचालक और अभिकारक दोनों अलग अलग चरणों में होते हैं, वो विषम फोटो कैटलिस्ट होते हैं। ये वायु और जल शोधन, स्वयं सफाई सतहों और यहाँ तक कि सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए पहलुओं जैसे अनुप्रयोगों के लिए मूल्यवान साबित हो सकता है। अब आगे के लिए हमारा अगला आर्टिकल है ग्राफीन के बारे में, तो आइए देखते हैं। अभी शोधकर्ताओं ने हाल ही में ग्राफीन से बना हुआ दुनिया का पहला कार्यात्मक अर्धचालक बनाया है, तो अभी एक चर्चा में है। तो ग्राफीन एक हेक्सागोनल जाली में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की एक परमाणु मोटी परत है। ये ग्रेफाइट का बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसका उपयोग अन्य चीज़ों के अलावा ये पेंसिल टिप के में किया जाता है। इसे पहली बार 2004 में अलग किया गया था। इसके गुण क्या हैं? तो ग्राफीन दुनिया का सबसे पतला पदार्थ है। ध्यान रखना, ग्राफीन दुनिया का सबसे पतला पदार्थ है। ये केवल परमाणु मोटा ये केवल एक परमाणु इसका मोटा होता है और मानव बाल के ये 10 जो लाख गुना पतला होता है। समझ सकते हो कितना पतला है? मानव जो बाल होता है उससे 10 लाख गुना पतला होता है। हालांकि ये बहुत मजबूत है, स्टील और हीरे से भी ये अधिक मजबूत है, और ये गर्मी और बिजली का उत्कृष्ट जो संवाहक भी है, और ये तांबे की तुलना में बिजली का बेहतर संचालन करता है। ये लगभग पूरी तरह से पारदर्शी है क्योंकि ये केवल 2% प्रकाश को अवशोषित कर पाता है। ये गैसों और के लिए भी अभेद्य है, यहाँ तक कि ये हाइड्रोजन, हीलियम जैसी हल्की गैसों के लिए भी ये जाना जाता है। इसके अनुप्रयोग क्या हैं? तो ये यांत्रिक शक्ति, इसका उपयोग अन्य सामग्रियों की ताकत बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। और ये थर्मल अनुप्रयोग, तो इसमें गर्मी फैलाने वाले संसाधन जैसे कि हीट सिंक या गर्मी फिल्म बनाने के लिए एक बेहतरीन सामग्री है। ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये उदाहरण के लिए एलईडी लाइटिंग से अधिक कुशल और लंबे समय तक चलने वाला बनाने के लिए, और ये बड़े अनुप्रयोगों में उदाहरण के लिए मोबाइल उपकरणों के लिए थर्मल फाइल दोनों उनको बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है इसका। ऊर्जा भंडार के बारे में देखते हैं। क्योंकि ग्राफीन दुनिया का सबसे पतला पदार्थ है, इसलिए इसका जो सतह क्षेत्र आयतन अनुपात भी बहुत अधिक है। ये ग्राफीन को बैटरी और सुपर कैपेसिटर से अधिक के लिए एक बहुत सी आशाजनक सामग्री बनाता है। ग्राफीन बैटरी और सुपर कैपेसिटर और यहाँ तक कि ईंधन सेल को सक्षम कर सकता है, जो अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकता है, और ये तेज़ी से चार्ज भी कर सकता है। इसमें अतिरिक्त अनुप्रयोगों के लिए बहुत सारे बातें हैं, जैसे कि जंगरोधी कोस्टिंग्स, पेंट, कुशल और सटीक सेंसर, तेज और अधिक कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स, लचीले डिस्प्ले, कुशल सौर पैनल, तेज डीएनए अनुक्रमण, दवा वितरण और बहुत कुछ इससे किया जा सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है दक्षिण कोरिया का बर्केनसन वीजा के बारे में देखते हैं। तो अभी दक्षिण कोरिया ने हाल ही में विदेशियों के लिए एक नया वीजा पेश किया है, जो उन्हें कामकाजी अवकाश और कार्यस्थल पर देश में आने की अनुमति देता है। तो देख लेते हैं ये बर्किंसन वीजा के बारे में।
तो वर्केंसन या डिजिटल नोमैड वीज़ा ये विदेशी नागरिकों को कामकाजी छुट्टी का दक्षिण कोरिया में आने की अनुमति देता है। दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से दुगुनी वार्षिक आय विदेशी नागरिकों के लिए वीज़ा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। जो मतलब जितनी भी दक्षिण कोरिया की जितनी भी आय है उससे दक्षिण कोरिया की जो प्रति व्यक्ति आय है व्यक्ति की, उससे जो दुगनी मतलब संपत्ति जो भी होगी किसी के पास, व्यक्ति के पास दुगनी, तो वो जाने के लिए वहाँ पात्र है। यह उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास उद्योग में 1 वर्ष में सबसे अधिक कार्य अनुभव है और दूरस्थ कार्य के लिए पात्र हैं। इसके अलावा आवेदकों के पास 100 मिलियन वॉन, क्योंकि उनकी वो मतलब मुद्रा वॉन है, 100 मिलियन वॉन, ये रुपयों में तो मतलब बहुत होगी, कायदाई से 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे करके 63,62,655 मतलब होगा ये 100 मिलियन वॉन। तो अधिक का चिकित्सा बीमा चाहिए और ये चिकित्सा उपचारों का प्रत्यावर्तन शुल्क को भी कवर करना होता है इसमें। इन कर्मचारियों के परिवारों को भी वीज़ा की अनुमति दी जाएगी। तो वीज़ा जो 1 वर्ष के लिए वैध है और ये 2 साल तक के नवीनीकरण भी इसको करवाया जा सकता है। दक्षिण कोरियाई दूतावास में जारी किया जा सकता है ये, और वर्तमान में अस्थायी वीज़ा के तहत देश में रहने वाले लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं यदि वे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जो वर्तमान में कोरिया में काम करने की यात्रा में रुचि रखने वाले 100 विदेशियों को पर्यटक वीज़ा की आवश्यकता होती है, जो 90 दिनों से कम समय में रहने के लिए सीमित है। जिन लोगों को यह वीज़ा दिया जाता है उन्हें दक्षिण कोरिया की कोई भी कंपनी काम करने या कोई भी लाभ कमाने वाली गतिविधि के लिए उपयुक्त नियुक्त नहीं कर सकती है। मतलब ये खाली टहलने के लिए और घूमने के लिए होता है। हमारा अगला आर्टिकल है, शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अभी हाल ही में एस्परगिलस फ्यूमिगेटस कवक पर अभूतपूर्व निष्कर्षों का एक अनावरण किया है जो मनुष्यों में घातक बीमारी का कारण बन सकता है। तो इसीलिए चर्चा में है। तो एस्परगिलस जो फ्यूमिगेटस के बारे में देख लेते हैं। ये एक कवक की प्रजाति है, ध्यान रखना, ये एक कवक की प्रजाति है जो मनुष्यों में बीमारी का कारण बनती है और ये मिट्टी, पौधों के पदार्थ और घरेलू धूल सहित पूरे पर्यावरण में पाया जाता है। और ये कवक कोनिडिया नामक वायुजनित बीजाणु भी उत्पन्न कर सकता है। ये अधिकांश लोग इसमें दैनिक आधार पर इसमें बीजाणुओं को ग्रहण कर सकते हैं। ये एक स्वस्थ व्यक्ति के में प्रतिरक्षा प्रणाली अक्सर उन्हें बिना किसी समस्या के शरीर से साफ कर देती है। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये जो फ्यूमिगेटस है ये बीजाणुओं को सांस लेने से संभावित रूप से भी गंभीर संक्रमण हो सकता है। एस्परगिलस फ्यूमिगेटस को एक अवसादी जीव माना जाता है। इसकी पौरुष क्षमता यानी नुकसान पहुंचाने की क्षमता कम है और यह केवल कुछ परिस्थितियों में बीमारी का कारण बन सकता है, जैसे कि बीमारी, खराब पोषण, बढ़ती उम्र आदि के कारण गंभीर रूप से कमजोर अवस्था में व्यक्ति होता है उसको ज़्यादा प्रभावित करता है। ये रोगों या दवाओं द्वारा प्रतिरक्षा दमन भी इसका हो सकता है। प्रत्यारोपण का उपयोग जैसे कि कृत्रिम उपकरण और इसमें हो सकता है, मतलब कृत्रिम उपकरण मतलब इसमें प्रयोग हो सकते हैं। इस बीमारी का कारण क्या होता है? तो इस पर गिलस प्रजाति के कवक के कारण होने वाले संक्रमण को एस्परगिलोसिस कहा जाता है। एस्परगिलस एनर्जी जो प्रतिक्रिया पुराने फेफड़ों की स्थिति और आक्रामक बीमारी का कारण बन सकता है। इससे आपके मस्तिष्क, गुर्दे, फेफड़े और अन्य अंगों में ये फैल सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? तो एस्परगिलोसिस के लक्षण आपके शरीर के प्रकार और स्थान के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। आपके फेफड़ों में संक्रमण या एलर्जी प्रतिक्रियाओं के लक्षण सबसे आम हैं जो सम्मिलित करते हैं खांसी आना, जो कभी कभी खांसी के साथ खून भी इसमें आता है। सांस लेने में तकलीफ होती है यानी डिस्पेनिया, और सांस लेने में शोर जैसे घरघराहट भी होती है। छाती में दर्द, बुखार आदि इसके लक्षण हैं। उपचार में तो सर्जरी और एंटी फंगल दवाएं शामिल हैं, जिसे सर्जरी करवा सकते हैं या एंटी फंगल दवाएं भी ले सकते हैं। अब 2 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं अपने। जैसे कि हाल ही में समाचारों में देखा गया वर्केंसन या डिजिटल घुमंतु वीज़ा मतलब निम्नलिखित में से किस देश द्वारा पेश किया गया है? तो अभी हमने देखा ये मतलब दक्षिण कोरिया ने मतलब अभी इसको जारी किया है। दूसरा है ग्राफीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो आप देखिए इसको, इसमें ये जैसे कि पहला है, ये एक षटकोणीय जाली में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की एक परमाणु मोटी परत है।
और यह लगभग पूरी तरह से पारदर्शी है और गैसों के लिए ये अभेद्य है। तीसरा है ये ऊष्मा के लिए विद्युत कुचालक है। तो देखते हैं, अब इसका देख ही लेते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 यानी कोई नहीं। तो इसमें ये अभी हमने देखा है, ये विद्युत के लिए कुचालक नहीं, ये विद्युत के लिए सुचालक है। तो इसलिए ये सही हो जाएगा और बाकी एक ये गलत हो जाएगा, बाकी 2 सही हैं। तो केवल इसमें आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही हैं। अब हम चलो, अब वैसे ही हम डेली हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें नीचे एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सोच रहे हैं इसी तरह से करवाएं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा। तो एमसीक्यू के साथ ही करंट अफेयर्स करवाया करेंगे, यही अब सोच रहे हैं। देखते हैं आगे, आज एक करके देखें। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।